हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मिसयूज़ ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह भारत का ब्लैक मनी पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के थ्रू भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और क्यों इस तरह की बातें हमें न्यूज़ में देखने को मिलती हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेटरी नोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि पी नोट से रिलेटेड लूप होल्स को दूर करने के लिए सेबी ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि पी नोट्स को किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आपकी कंपनी ने इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने जितना भी पैसा कमाया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, बट आप टैक्स नहीं देना चाहते और आपने ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में किए हैं और अपनी अकाउंट बुक्स में लॉसेस को दिखाया है। ऐसा करके आपने टैक्स तो बचा लिया, बट आपने जो भी पैसा कमाया है उसे ब्लैक मनी कहा जाएगा, क्योंकि जिस पैसे पर आप टैक्स नहीं देते उस पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पैसे को ना तो आप बैंक में रख सकते हैं और ना ही इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, और ऐसा करने पर आप वापस से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप इस पैसे को घर में ही रख लेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से इस पैसे की परचेजिंग पावर घटती चली जाएगी और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जो पैसा उसने कमाया है वो रखे रखे कम हो जाए। आप इस बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में आपके दोस्त बंटी का फ़ोन आ गया, जो कि किसी दूसरे देश में रहता है। उसने आपकी समस्या को सुना और कहा कि तू टेंशन मत ले, तू मेरे पास पैसा भेज दे, तेरा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करवा दूंगा। बंटी ये जानता था कि ये ब्लैक मनी है और इसे बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भेजा नहीं जा सकता, इसीलिए उसने हवाला एजेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी साथ में भेज दी। तो इस तरह आपने हवाला नेटवर्क के थ्रू ये पैसा बंटी को भेज दिया। आपने पैसा हवाला एजेंट को दिया और बंटी जिस भी देश में है उस देश में जो भी हवाला एजेंट है उसने ये पैसा बंटी को पहुंचा दिया। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जो पैसा इंडिया से आपने भेजा वही पैसा बंटी तक पहुंच गया, बट हो सकता है कि बैकग्राउंड में यहाँ पर कुछ और ही डील चल रही हो। इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रग डील हुई है और ड्रग डीलर ने बोला है कि आप पेमेंट मुझे ना करके डायरेक्टली बंटी को कर दो। तो इस तरह बिना किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के आपने अपना पैसा बंटी तक पहुँचा दिया थ्रू हवाला। बट अभी भी तो बात सेम ही है, आपका पैसा बंटी के पास तो पहुँच गया, लेकिन अभी भी वो ब्लैक मनी ही है। क्या इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है? आंसर है येस, बट देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। देखिए, ये चीज़ हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हर एक देश में ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करवाती हैं और भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहा जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपना पैसा इन FPIs के थ्रू भारत की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है और उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद जो शेयर्स मिलते हैं वो शेयर्स FPI की कस्टडी में रहते हैं, लेकिन उन शेयर्स के बदले FPIs एक ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसे पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट कहा जाता है। तो अल्टीमेटली अगर कोई इंसान अपना ब्लैक मनी भी अगर चाहे तो इंडिया की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बदले उसे उस कंपनी के शेयर्स के डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं जिन्हें पी नोट्स कहा जाता है। और ये पी नोट्स ऑलमोस्ट शेयर्स की तरह ही काम करते हैं। आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन कंपनीज से आपको डिविडेंड मिलता है और अगर कंपनी ग्रो करती है और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो पी नोट्स की वैल्यू भी बढ़ती है। यानी जो बेनिफिट्स शेयर होल्डर्स को मिलते हैं वो बेनिफिट्स पी नोट होल्डर्स को भी मिलते हैं। बट एक डिफरेंस ये है कि आपके पास शेयर होल्डर्स की तरह वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो अब तक के इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि आपके ब्लैक मनी को बंटी ने किस तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बट अभी भी आपकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि पी नोट्स के इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा उस पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स इंडियन गवर्नमेंट लगाती है जिसे कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा टैक्स है इनकम टैक्स। क्योंकि आप जिस भी देश में रहते हैं आपको आपकी कमाई हुई धनराशि पर इनकम टैक्स देना होता है। तो ये तो गेम ही पूरा उल्टा हो गया। इतना तामझाम किया कि टैक्स ना देना पड़े, लेकिन यहाँ तो 2 टैक्सेस लग गए। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंटी ने बताया है कि इंडिया ने कई सारे देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इस टैक्स एग्रीमेंट को कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA।
इस एग्रीमेंट में भारत सरकार ने कहा है कि अगर आप अपने देश में टैक्स दे रहे हैं तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अब बचा सिर्फ एक टैक्स, और ये टैक्स मॉरिशस और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम है। और यही कारण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां से इंडिया को सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो इन कंट्रीज़ में आपको यूएसए के बाद सिंगापुर और मॉरिशस जैसी छोटी कंट्रीज़ के नाम देखने को मिलते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना पार्टिसिपेटरी नोट्स के ज़रिए इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और ना सिर्फ खुद इन्वेस्ट कर सकता है बल्कि किसी दूसरे इंसान को भी ये पार्टिसिपेटरी नोट्स बेच सकता है। आप सोच कर देखिए कि अगर इस तरह से पार्टिसिपेटरी नोट्स को ख़रीदा और बेचा जा रहा है तो बायर्स और सेलर्स की इतनी लंबी चेन बन जाती है कि ये पता लगाना इतना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली इन पार्टिसिपेटरी नोट्स को किसने ख़रीदा और किसने बेचा। तो ऐसे में कई सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के ज़रिए ब्लैक मनी, इलीगल और अनअकाउंटेड मनी इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। और इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं कि इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट में पार्क कर रहे हैं। तो इस तरह का पैसा इंडिया में ना आए, इसके लिए सेबी पिछले कुछ सालों से लगातार रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस पर नज़र डालते हैं। सेबी ने सबसे पहले कहा है कि एफपीआई की 3 कैटेगरीज में से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ वही पी नोट्स को इशू करने के लिए ऑथराइज हैं। पहले की वीडियोस में हम लोगों ने एफपीआई की इन तीनों कैटेगरीज को ऑलरेडी डिटेल में कवर किया था, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कैटेगरी 3 इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो प्लेलिस्ट में वापस से पीछे की वीडियोज़ देख सकते हैं। यानी कैटेगरी 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि खुद अपने देश की किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के दायरे में नहीं आते हैं, वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा सेबी ने ये भी मैंडेटरी किया है कि अगर कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करता है तो उन पार्टिसिपेटरी नोट्स से रिलेटेड सभी जानकारी सेबी को मंथली बेसिस पर रिपोर्ट करनी होगी। अब बात करते हैं उन रेगुलेशंस की जो कि पी नोट सब्सक्राइबर्स के लिए एप्लीकेबल है। सेबी ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स अब सिर्फ ऐसी एंटिटीज़ को ही इशू किए जा सकते हैं जो अपने देश में एक रेगुलेटेड एंटिटी है और इनके देश की रेगुलेटिंग एजेंसी ने इनका केवाईसी किया हुआ है। और ये बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है जिनको ये पी नोट्स आगे बेचे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी इंसान एनोनिमस रहते हुए पार्टिसिपेटरी नोट्स को खरीद नहीं सकता। पी नोट्स के केस में ये एक मेजर लूप होल था जिसे सेबी ने अब दूर कर दिया है। इसी के साथ साथ सेबी ने रेगुलेशंस को और ज़्यादा टाइट करते हुए ये भी मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई भी इंसान अपने पार्टिसिपेटरी नोट को आगे किसी और इंसान को ट्रांसफ़र करता है तो ऐसा करने से पहले उसे उस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से प्रायर कंसेंट लेना होगा जिससे उसने पार्टिसिपेटरी नोट खरीदा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेबी ने की है वो ये है कि सेबी ने ऐसे कुछ सेक्टर्स की लिस्ट तैयार की है जिन सेक्टर्स के लिए पी नोट्स इशू ही नहीं किए जा सकते। तो ये थी डिटेल्स पार्टिसिपेटरी नोट्स की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।